हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए। और फ्रेंड्स, आज मैं हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाऊंगी विषय 5। 4 चैप्टर हमने पूरे कर लिए थे। एनसीईआरटी हिस्ट्री की शुरुआत की थी जब हमने, तो 4 चैप्टर हमने पूरे कर लिए थे। यह हमारा 5वां चैप्टर है और वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो यह किसी भी एग्जाम के लिए मैं बता दूं बहुत ही हेल्पफुल है। चाहे पीसीएस का दे रहे हो, चाहे आईएएस का दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बाकी टीजीटी, पीटी, यूसी नेट सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आती है अगर फ्रेंड्स तो जरूर लाइक करें और कमेंट करें, अच्छी लगती है वीडियो तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं तो। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि जब भी नई वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रियों के नजरिए से समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक। ठीक है। तो महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की हैं। तो जो तीर्थ यात्री आए थे, ठीक है, जो यात्री आए थे उनके नजरिए से हमारे जो है देश में हमारे उस समय की क्या थी, व्यवस्था क्या थी, उन सब चीज को उन्होंने अपने नजरिए से बहुत सारी चीजें देखा और उसको क्या किया, उन्होंने लिखा, जो आज के समय में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्री के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर अनेक यात्राएं की है, जो किसी नए स्थान पर जो है आते अथवा अथवा बस जाते हैं। ठीक है, बस जाते हैं। निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया के को समझ पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में, साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार से भिन्न होती है। कुछ अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं उन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में जो है लिख देते हैं। ठीक है। इसमें जो वृत्तांतों में क्या करते हैं, ये लिख देते हैं। ठीक है। जिनमें असामान्य उल्लेखनीय, जो उल्लेखनीय बातें हैं, ठीक है, बातों को अधिक महत्व दिया दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर है, यानी महिलाओं ने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा। इस तरीके की चीजें जो है इस तरीके के कि वो मानी जा रही है कि मतलब वैसी महिलाओं द्वारा बहुत ही मतलब न के बराबर है। जबकि हालांकि हम जानते हैं कि वे यात्राएं करती थीं, यात्राएं तो करती थीं, लेकिन कुछ भी ऐसा सुरक्षित नहीं छोड़ा उन्होंने। वृतांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ, ठीक है, कुछ जो हैं दरबार की गतिविधियों से संबंधित हैं। ठीक है, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों या स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर, ठीक है, कौन सा शहर है ये, विजयनगर शहर, ठीक है, के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से हमें एक हेरात से आए एक राजनयिक, कौन सा राजनयिक था वो, ये राजनयिक था अब्दुल रज्जाक, जो किसके शासनकाल में आया था, अब्दुल रज्जाक, समरकंदी से प्राप्त होता है। कई बार यात्री सुदूर देश क्षेत्रों में रहते थे। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था, ये आया था कृष्णदेव राय के शासन काल में। ठीक है, कृष्ण देव राय के शासन काल में आया था। ठीक है, ये अब्दुल रज्जाक। और कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। और उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जनवार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत, ठीक है, किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में जानकारी, ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, व्यक्तियों के वृतांतों पर ध्यान देंगे, जैसे अलबरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था। इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता
ये है इब्न बतूता जो 14वीं शताब्दी में आया था, मोरक्को का यात्री था। तथा फ्रांसीसी यात्री कौन सा है? फ्रांसवा, ठीक है, बर्नियर, 17वीं शताब्दी, ठीक है, ये सब आए थे। चलिए अब हम चलेंगे अलबर्नी के उद्देश्य क्या थे। अलबर्नी के क्या उद्देश्य थे? अलबर्नी के उद्देश्य, अलबर्नी ने अपने कार्य का वर्णन किस प्रकार किया? उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे, और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबद्ध होना चाहते हैं। अलबर्नी की कृति हम पढ़ेंगे बाद में, चर्चा कीजिए, वह कृति इन उद्देश्यों को पूरा करती है। तो अलबर्नी इन कृतियों की अभी हम देखते हैं। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण नए दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए सभी विषय समान थे, वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नजरिए से यही भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्री किसके लिए लिखते थे, जैसा कि हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। किताबुल हिंद, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? अलबर्नी की, ठीक है। किताबुल हिंद अलबर्नी की पुस्तक है ये। और तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। किताबुल हिंद ये किसकी पुस्तक है? अलबर्नी ने लिखी है इसे, किताबुल हिंद, ठीक है। और इसमें बहुत सारी हमें जानकारी मिलेगी। ख्वारिज्म से पंजाब तक। अलबर्नी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान, कहाँ हुआ था अलबर्नी का जन्म? ये हुआ था उज्बेकिस्तान स्थित ख्वारिज्म में। सन कब कब हुआ था? 973, ठीक है। इसमें ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और अलबर्नी ने उन समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। तो अलबर्नी ने उस समय क्या किया था? सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जैसे सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत इसमें शामिल है। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था ऐसा माना जाता, फिर भी वह प्लेटो, जो यूनानी भाषा यूनानी दार्शनिक था प्लेटो, उनके कार्यों से पूरी तरह परिचित था। उसने अपने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी ले गया था। सुल्तान महमूद जो यहाँ आया था यहाँ पे, तो वह गजनी ले गया था। अलबर्नी भी उनमें से एक था, ठीक है, अलबर्नी भी उसमें से एक था। वह बंधक के रूप में गया था गजनी, लेकिन धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आया, और 70 वर्ष की अपनी आयु में मृत्यु तक अपना बाकी जीवन यहीं बिताया उसने, ठीक है। गजनी में ही अलबर्नी की भारत यात्रा के प्रति रुचि विकसित हुई, और यह कोई असामान्य बात नहीं थी। और 8वीं शताब्दी में ही संस्कृत द्वारा रचित खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था, ठीक है। कब की बात है ये? 8वीं शताब्दी, ठीक है, 8वीं शताब्दी से अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से जब आक्रमण हुआ था, तो पंजाब गजनी साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। आपसी विश्वास और समझ का एक वातावरण बनाने में मदद। अलबर्नी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए, संस्कृत, धर्म, दर्शन ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी यह प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की। उसके लिखने के समय अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे, ठीक है। सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में बोलगा, कौन सी नदी है ये? यह बोलगा नदी तक फैले क्षेत्र संबंधित थे। उसके बाद 1500 ईस्वी, ठीक है, कब? 1500 ईस्वी में। इससे पहले भारत में अलबर्नी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। किताबुल हिंद जो इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसने लिखी किताबुल हिंद। अरबी में लिखी गई है यह किताब। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी में लिखी गई है। आपको यह याद रखना है, अरबी में लिखी गई है, ठीक है, क्योंकि यह जो है भाषा पूछ लेगा, ठीक है। तो अरबी में लिखी गई है। अलबर्नी किताबुल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है, विस्तृत ग्रंथ है। धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया
रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल यानी तौल माप जो प्रयोग होता था तौल के लिए, भार, वजन, मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, माप तंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है। सामान्यतः, हालांकि हमेशा नहीं, अलबर्नी प्रत्येक, ठीक है, अलबर्नी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन, अंत में संस्कृतियों के साथ एक तुलना। ठीक है, एक तुलना। कुछ विद्वानों का तर्क है कि लगभग ज्यामितीय संरचना और तथा अपनी स्पष्टता और पूर्णता के लिए उल्लेखनीय है। मुख्य कारण अलबर्नी का गणित की ओर झुकाव था। ठीक है, अलबर्नी जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, अरबी भाषा का प्रयोग किया था, जैसा कि मैंने बताया, अपनी कृतियों उपमहाद्वीपीय सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरों से परिचित था। इसमें दंत कथाएं थी और जो खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां भी इसमें शामिल थी। ठीक है, 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का एक चित्र है। ये देखिए, एक चित्र है, ये कब का है? ये 13वीं शताब्दी का। ठीक है, 13वीं शताब्दी का है ये एक चित्र। अरबी पांडुलिपि का एक चीज, जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता, ये कौन है? राजनेता कवि सोलेन। कौन है ये? कवि सोलोन। ठीक है, कवि सोलोन, कवि सोलेन। और संबोधित करते हुए दिखाया गया। सोलेन के विद्यार्थियों के कपड़े को ध्यान से देखिए आप, ये कपड़े क्वेश्चन बनाया हुआ है क्योंकि ये कपड़े यूनानी है या अरबी, ये देखने के लिए। ठीक है, इब्न बतूता का रेला। अब हम दूसरी पुस्तक है ये, जो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और यहाँ पे आया था। ये है इसकी पुस्तक रेहला। इसको रेहला और इसको रेहला भी लिखा जाता है कई जगह, और रेहला लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको रेहला भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी आपको रेहला भी लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे कभी किसी जगह, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहे, रेहला। ठीक है, तो एक आरंभिक विश्व यात्री इब्न बतूता था, अरबी भाषा में लिखा गया है। यह भी अरबी भाषा में लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। किताबुल हिंद जो लिखी है अलबर्नी, वो भी अरबी भाषा में लिखा गया और ये भी अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, रिहिला कहा जाए 14वीं शताब्दी भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। मोरक्को के इस यात्री, कहाँ का यात्री था? मोरक्को का था। और मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, और इस जगह इसका जन्म कहाँ हुआ था? तंजीर। शिक्षित परिवारों में से एक था और जो इस्लामी कानून सरिया पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। इस्लामी कानून में सरिया होता है और इसकी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। इब्न बतूता जो था, कम उम्र में ही साहित्य तथा शास्त्र इसने शिक्षा हासिल कर ली थी। अपनी श्रेणी के सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का एक अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। यानी जो यात्राएं से उसने अर्जित ज्ञान किया था, उससे उसको वो मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। वह नए नए देशों, लोगों के विषय जानने के लिए दूर दूर क्षेत्रों तक गया। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा, सीरिया और इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका तथा तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की इसने यात्राएं यह कर चुका था। ठीक है, थोड़ा सा वे भी देखेंगे। घर से निकलता पक्षी क्या है? यह रीला से लिया गया उदाहरण है। ठीक है, अपने जन्म स्थान तंजीर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। ये बताता है मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी, यात्री या कारवां के, जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं। लेकिन अपने अंदर एक अधिक प्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा, जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में से थी, प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के बाद निश्चय दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं। ठीक है,
उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। कितने साल का था इब्न बतूता? 22 साल का। और इब्न बतूता 1355 में घर वापस पहुंचा, अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग कितने साल बाद? 30 वर्ष बाद अपने घर पहुंचा। ठीक है, चलिए। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 स्थल मार्ग से होते हुए सिंध पहुंचा। पहले उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और सुना था, और कला और साहित्य के लिए एक देशी संरक्षक उसकी ख्याति से आकर्षित हो इब्न बतूता मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर इसने प्रस्थान किया था। सुल्तान उसकी विद्वता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे क्या किया? दिल्ली का काजी तथा न्यायाधीश, यानी काजी और न्यायाधीश जो है, काजी या न्यायाधीश मतलब एक ही चीज है। काजी कहते थे न्यायाधीश को, जो न्याय करता था। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा। फिर उसने विश्वास खो दिया, कहीं कुछ दिक्कत हुई होगी, विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद में डाल दिया गया था। इसके बाद सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी बाद में दूर होने के पास उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित कर दिया गया। 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास उस सुल्तान के दूत में चीन जाने का, महत्वपूर्ण पॉइंट है, चीन जाने का उसे फिर आदेश दिया गया। ठीक है, अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, जहां 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा। उसने श्रीलंका जाने का फिर निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट और मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा के अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जो है वो जायतून, जो आज क्या है जायतून, ये जायतून जो उस समय बोला जाता था, आज एक क्वांझू नगर है के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा हम चित्र के बारे में भी देख लेते हैं। ये देखिए, डाकुओं से ये डाकू हमला करते थे इस तरीके से राहगीरों पर। 16वीं शताब्दी है, मुगल चित्रकला का एक वो है चित्रकला, जिसमें डाकू हमला करते हैं उसमें। और ये जो है, इसमें नाव में यात्री हैं। ये जो क्या बनी हुई है, एक तरीके से नाव बनी है, क्योंकि नाव से यात्री जाते थे। ये है, ठीक है। अब हम यहाँ चलेंगे। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और बीजिंग तक गया, जो चीन की राजधानी है। वहां लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृतांत, उसकी तुलना मार्को पोलो भी आया था यहाँ पे। मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस शहर से चलकर चीन और फिर भारत की यात्रा इसने की थी, मार्को पोलो ने। ठीक है, इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपनी अभिमत को सावधानी तथा कुशलता पूर्वक दर्ज किया है। हमें ध्यान रखना है, विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था। आज की तुलना में यात्रा करना कितना मुश्किल, कठिन समय था उस समय यात्रा करना, और कितना जोखिम भरा था। ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। तो समझ सकते हैं कितना मुश्किल काम था। एकाकी यात्री, लंबी यात्रा में लुटेरे ही एकमात्र किसी ने अपना गृहतुर हो सकता था, बीमार हो सकता था, या रीले से लिया गया उदाहरण है। ठीक है, जो इब्न बतूता की रहला पुस्तक है उससे एक लिया गया है। ये मुझे ज्वर ने पकड़ लिया और मैंने आपको कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए कपड़े को जमीन से बांधे, अंततः ट्यूनिस शहर पहुंचा। वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उसमें से किसी ने मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहां मुझे कोई जानता नहीं था और किसी से मेरा परिचय नहीं था, और मैं इतना उदास हुआ कि मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं सका और मैं बहुत रोया। एक तीर्थयात्री ने मेरी कुंठा का कारण जाकर मेरे पास आया और अभिवादन उसने फिर किया। हमारी मानचित्र है जहां जहां वो सब गया था, मुल्तान, हंसी, दिल्ली सब। और यात्रा करना अधिक सुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के गिरोहों द्वारा आक्रमण झेले थे। इब्न बतूता ने खुद जो है डाकुओं के गिरोह से अपने आप को उसने वो झेला था, क्योंकि उस समय डाकू रास्ते में लुटेरे बहुत होते थे। उन्हें लगता था कि राहगीर जो है धन दौलत लेके या कुछ सामान लेके जो ले जाए तो उसे लूट लिया जाता था।
मुल्तान से दिन की यात्रा के दौरान कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके साथ ही यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे उसी में इब्न बतूता भी शामिल था। ठीक है, और वो लोग बुरी तरह घायल भी हो गए थे जो जीवित बचा। जिज्ञासाओं का उपयोग, जैसा कि हमने देखा इब्न हठीला यात्री था। ठीक है, जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपनी निवास स्थान मोरक्को, ठीक है, अफ्रीका में मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अफ्रीका। और मोरक्को वापस जाने से पूर्व उत्तरी अफ्रीका और परिचय एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वह रूस भी गया हो। उपमहाद्वीप मतलब चीनी यात्रा की थी, वापस गया तो स्थानीय शासक ने निर्देश किया कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए, जो आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर उसने अपनी यादों के सहारे ये सब चीजें दर्ज न की थी होती तो हमें भी पता न चलता। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है किताब उससे, रेला से। शिक्षा तथा मनोरंजन, इब्न जुजाई जिसे इब्न बतूता के श्रुतिलेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, ये कौन था जिसने इसके श्रुतिलेखों को, जो इसने बातें बताई, उसको लिखा था? राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में जो देखे गए शहर हैं, अपनी स्मृति में जो बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाए। साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में जिनसे वे मिले, उनके महान साहित्यकारों तथा उनके धर्म निष्ठंतों के विषय में बताए। उसने सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया, जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान आंख से को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं, दिए गए असाधारण चीजों के बारे में बताया, जिनसे संदर्भ में अभिरुचि जगी। ठीक है, इब्न बतूता के पद चिन्हों पर 1400 से 1800 के बीच आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृतांत लिखी। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान और ऑटोमान साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखों ने अलबर्नी और पद चिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ पूर्ववर्ती लेखकों को भी पढ़ा था। प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की, तथा शेख अली हाजिन, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, शामिल है। इन्हें, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे और यहाँ तक कि उनमें एक महमूद बल्खी, क्या नाम है इसका, महमूद बल्खी, कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। कुछ अन्य जैसे हाजिन भारत से निराश हुए, यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे। वे भारत में अपने लिए एक उससे स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा था। ठीक है, देखिए अब चित्र देख सकते हैं यहाँ पे, यह है चित्र 18वीं शताब्दी का चित्र, जिसमें यात्रियों को आग के पास इकट्ठा हुआ दिखाया गया है। ठंडी का टाइम होगा, जिसकी वजह से यात्रियों को क्या हुआ, आग के पास दिखाया गया है। आग जल रही है और लोग बैठे हैं रास्ते में। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तीसरा यात्री जो है बर्नियर आया था। और ये जो भी यात्रा वृत्तांत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से ये सब चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।